ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स जानेंगे। तो देखो इसका पहला टॉपिक जो मैंने बताया था, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला जो टॉपिक था इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, कि भारत के ऊपर वर्ल्ड वॉर का क्या असर पड़ा। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए थे। सबसे पहले मैंने बोला था फोर्स इक्विपमेंट की बात की थी, कि द ब्रिटिश फोर्स इंडियंस टू ज्वाइन आर्मी, thus they also raised tax inside our country. During the same time famine, अकाल की समस्या आपका देश फेस कर रहा था। अब स्टारवेशन की समस्या थी। कहने का पॉइंट क्या है कि पूरी तरीके से आपका देश जो था वो त्रस्त था, मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन में गुजर रहा था ये। प्लस इन द सेम टाइम हम लोगों ने देखा कि एपिडेमिक जो इन्फ्लुएंजा है उससे भी आपका देश सफर कर रहा था। तो ये इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर में ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था ईश्वर की महात्मा गांधी की एंट्री हमारे देश के अंदर। तो मैंने बताया था कि इंडियंस वी आर फुल ऑफ एंगर, बट दे डिड नॉट हैव अ गाइडलाइन। तो गाइडलाइनर के रूप में महात्मा गांधी हमारे देश के अंदर एंटर करते कब? जनवरी 1950। फिर मैंने बताया था कि इनकी अर्ली मूवमेंट की बात की थी मैंने। तो अर्लियर मूवमेंट में मैंने बताया था क्या है कि 1617 तो 16 का मूवमेंट कहां पे हुआ था इनका? चंपारण, जो कि बुक में देखिएगा तो 17 मीडियट कुछ मूवमेंट और लंबा चला था। 17 में कहां पे हुआ था? खेड़ा गुजरात, और 18 में अहमदाबाद। प्लस मैंने ये भी बताया कि चॉइस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वेयर कंप्लीटेड बेस्ड ऑन क्या चीज? सत्याग्रह। एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा आइडिया ऑफ सत्याग्रह? बिकॉज़ लास्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको लोगों ने डिस्क्राइब करा था। एनीबॉडी आइडिया ऑफ सत्याग्रह? एनीबॉडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन? सर बोले। ओके पूजा, ओके लीव, मैं ही समझाता हूँ। तो देखो कहने का पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सर बोले पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इस आइडियोलॉजी की बात करोगे तो दिस आइडियोलॉजी वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, and according to this ideology Mahatma Gandhi declared that if your demand was true then there was no need to use arms and muscle power against the oppressor. ऑपरेशन के अगेंस्ट में आपको किसी मसल पावर का यूज नहीं करना, किसी फोर्स का यूज नहीं करना, वायलेंस का यूज नहीं करना। आप रिक्वेस्ट करके, अपील करके भी अपनी बातों को मनवा सकते हैं और जस्टिस पा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट था किसका? गांधी जी का। तो ये सत्याग्रह का पॉइंट है। इसके बाद इस अगले टॉपिक की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि महात्मा गांधी के जो अर्लियर मूवमेंट है उनको सफलता मिल रही थी। दीज मूवमेंट्स वर गेटिंग सक्सेस एंड इट क्रिएटेड टेंशन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश ने ये सारे मूवमेंट रिवॉल्यूशन को खत्म करने के लिए मैंने बताया था रॉलेट एक्ट को अप्लाई करा। एनीबॉडी बताएगा रॉलेट एक्ट को किस डेट को अप्लाई किया गया था? 21 मार्च 1919। 21 मार्च 1919। एनीबॉडी? 21 March 1919। ओके तो ओके बहुत अच्छा, आप लोगों ने 21 मार्च 1919। चलो ठीक है, डन, वेरी गुड। अब एनीबॉडी कोई बताना चाहे कि रॉलेट एक्ट इसका क्या फीचर्स था? ब्रिटिश ने इसको अप्लाई किया, इसका अगर इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए तो व्हाट विल यू राइट डाउन? एनीबॉडी रेज योर हैंड। ओके कंटिन्यू। श्रुति बोले। This act was passed by the English on 21st March 1919. British suppressed all movements and revolutionary youth. This act gave enormous power to the English, through which they could arrest anyone and keep them into the jail without any trial for 2 years. Till 2 years, okay, very good. तो आपने क्या दिया गैस कि ये रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश ने अप्लाई किया आपके देश के अंदर। मेन टारगेट था गैस कि भारत के किसी को मूवमेंट को खत्म कर देना है, सप्रेस कर देना है, ठीक है। और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि ब्रिटिश इस सिस्टम को बड़ा ध्यान तरीके से समझते थे कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि कोई बंदा मूवमेंट करे उससे पहले उसको जेल के अंदर एंट्री कराओ, कोई मूवमेंट ही नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम जो था इसको अप्लाई किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा।
तो ये तो पॉइंट हो गया रोलेट। अब आगे मैंने बताया था कि रोलेट के अगेंस्ट में रोलेट सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ था, जिसको गांधी ने स्टार्ट किया था। और जिसके बाद 6 अप्रैल 1919 की बात करोगे, 6 अप्रैल 1919 एक हड़ताल हुआ था। 10 अप्रैल को एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया गया था। मैंने बताया था मार्शल लॉ क्या है। तो ये भी एक इमीडिएट एक्शन था टू सप्रेस ऑल द मूवमेंट। लाइक आज के डेट में जो हम लोग 144 एक्ट लगाते हैं, 144 धारा लग जाता है, वो सिस्टम उस समय मार्शल लॉ कहा जाता था। अब इसके बाद आपने देखा 13 अप्रैल 1919 की घटना, जालियांवाला बाग मैसेकर, मतलब जालियांवाला बाग की घटना आप लोगों को याद होगा, इंसिडेंट याद होगा। एनीबॉडी रेज योर हैंड, कितने स्टूडेंट जो जालियांवाला बाग पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओनली 2 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट? 19 18 स्टूडेंट जुड़े हैं इसमें, से केवल 2 स्टूडेंट, ओनली 2 3, मतलब यही स्टूडेंट 90 प्लस जाने वाले हैं बस। और सब 50 60 में से कट जाना है क्या? एसएसटी वो सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना चाहो उतना स्कोर कर सकते हो, 100/100 भी कर सकते हो। ओके what happened? तो मैंने आपको बता दिया था जालियांवाला बाग घटना के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप चैट में कीजिए, आप लोग का वहां पे नाम शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो थोड़ी भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है देखने में। यहाँ पे चैट में मी आई करके लिख दोगे, राइट डाउन करोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग आंसर देना चाहते हो। ओके, शिक्षा। शिक्षा, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, एक्सप्लेन। The Jallianwala Bagh massacre are also known as Amritsar massacre. It was took place on 13 April 1919 by General Dyer. In this massacre, around 3,000 people are killed. This was happened in Amritsar, Punjab. और that's all sir. That's all. Okay. तो देखिए लिखना कैसे है, चलो ठीक है, आपने सही बताया, बट राइटिंग कैसे करेंगे हम लोग? तो मैंने आपको बताया था कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट की बात करोगे on 13th April 1919, on 10th April, as you know that, on 10th April 1919, martial law was applied at Amritsar, ठीक है। On 13th April, the people of Amritsar assembled at Jallianwala Bagh to celebrate their annual fair of क्या थी? बैसाखी। They were unknown about the martial law which was applied at Amritsar. Already they लोगों को पता नहीं था। अब क्या होता है कि जनरल डायर को यहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन जनरल डायर गॉट इंफॉर्मेशन कैसा मिला उसको? some revolutionaries were also assembled where at Jallianwala Bagh and they were making some secret plan against the British government. अब इसके वजह से आपने क्या देखा कि जनरल डायर went there together with his troop, surrounded क्या थे, पूरे जालियांवाला बाग को सराउंड करा और ऑर्डर कर दिया फायर का। इसमें thousands of people were just killed, ठीक है। तो ये जालियांवाला बाग की घटना हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स आपने देखा था। इसके बाद मैंने बताया था कि जालियांवाला बाग के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर जालियांवाला बाग इंसिडेंट। तो पूरे देश में इंडिया वाज फुल ऑफ एंगर, हर जगह पर मूवमेंट रिवॉल्यूशन चल रहे थे, अंग्रेजों के अगेंस्ट में बातचीत चल रही थी, मतलब अंग्रेज फिर कहानी क्या बढ़ती है तो ध्यान दीजिएगा। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, पॉइंट की तरफ, फोकस कीजिएगा। हम लोग बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, फोकस करना। तो यहां पे देखो दो बंदे थे। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले खिलाफत कमेटी,
खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया था? किन लोगों ने? यहाँ पे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। यस, अली ब्रदर्स, जिसमें दो बंदे थे, एक था कौन? मोहम्मद अली, और दूसरा कौन थे? शौकत अली। दोनों ब्रदर थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? खिलाफत कमेटी का निर्माण कर दिया। कहां पे? बॉम्बे, जो मुंबई के नाम पे जाना जाता है आज। मार्च 1919। डन। अब देखो ये खिलाफत कमेटी बनाया क्यों गया? तो ये खिलाफत कमेटी बना के उन लोगों ने स्टार्ट किया क्या था? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में? यूरोपियन। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था क्या चीज? टू सेव खलीफा। खलीफा कौन था? तो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। खलीफा को बचाना था। तो देखो ये खिलाफत मूवमेंट था क्या? मैं छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें आपने देखा कि टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर की हार हुई। अब जब यूरोप में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा ग्रीक रिवॉल्यूशन। ग्रीक रिवॉल्यूशन पढ़ा कितने स्टूडेंटों ने? ग्रीक रिवॉल्यूशन याद है? ये बताओ ग्रीस के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट किया कब? यहाँ पे चैट में आंसर करो। In which year they started movement? Anybody? Okay, 1821. चलो ठीक है, very good, excellent. Okay, in which year Greece was declared as an independent nation? Anybody? Past. Okay, 1832. After which treaty? Treaty of Constantinople. अच्छा चलो, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो पता है आप लोग को। डन। तो मेरा कंडीशन जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें आपको मैंने बताया कि ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी, ठीक है? तो ऐसा र्यूमर स्प्रेड किया गया था कि जो स्पिरिचुअल हेड, जो खलीफा, जो स्पिरिचुअल हेड था इस्लाम का, उसके ऊपर बहुत सारे फाउंडेशन यूरोपियन गवर्नमेंट जो है यूरोपियन पावर करने जा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए अलग अलग वर्ल्ड के मुस्लिम जो लोग थे उन लोगों ने अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और यूरोप के अगेंस्ट में उन लोगों ने एक तरह का मूवमेंट स्टार्ट रखा था, रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो इन द सेम टाइम हमारे देश में भी अली ब्रदर्स, जो मोहम्मद अली और शौकत अली दो बंदे थे, इन लोगों ने खिलाफत कमेटी बनाया बॉम्बे में मार्च 1919। और उसके बाद उन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया यूरोप के अगेंस्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेव खलीफा हु वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ क्या? इस्लाम। एनीबॉडी? खिलाफत मूवमेंट में कोई दिक्कत? सर एक बार और बता दीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, उसमें आपने देखा ऑटोमन एम्पायर की हार हुई, मतलब एक इस्लामिक स्टेट की हार हुई, ठीक है? तो ऐसा र्यूमर फैलाया गया, स्प्रेड किया गया कि यूरोपियन पावर्स जो है वो इस्लामिक स्टेट्स के ऊपर बहुत सारे फाउंडेशन करने वाले हैं। और जो खलीफा कौन सा? तो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। जैसे मैं हिंदू लोगों का स्पिरिचुअल हेड कौन है? ब्राह्मण होते हैं, पंडित जी लोग जो पूजा पाठ करते हैं। तो उस तरीके से खलीफा जो था उसके ऊपर बहुत सारे फाउंडेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह के मुस्लिम जो ग्रुप के लोग थे उन लोगों ने अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और उनकी फाइट थी किसके अगेंस्ट में? यूरोप के अगेंस्ट में। क्या के लिए? टू प्रोटेक्ट खलीफा, जो इस्लाम स्पिरिचुअल हेड था इस्लाम का, उसको बचाने के लिए। एनी प्रॉब्लम? No, sir. डन एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये पॉइंट था इसका, ठीक है? बट कहने का मतलब ये जो खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था, इस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। ध्यान देना, अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। महात्मा गांधी सॉ खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उन्होंने देखा। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका।
तो ये मूवमेंट गांधी जी के लिए मौका कैसे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कैसे मौका था, थोड़ा सा पॉइंट पे। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि आखिर महात्मा गांधी ने, हाउ डिड महात्मा गांधी सी खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द नेशन, कैसे उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। तो ध्यान देना, थोड़ा पॉइंट बता रहा हूं। सपोज करो कि अली ब्रदर्स, इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट जारी रखा था, किसके अगेंस्ट में, इंग्लिश। ध्यान देना। अब महात्मा गांधी की बात करोगे, एमजे, ये भी एक मूवमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे थे, नेशनल वाइड मूवमेंट, नेशनल लेवल पे मूवमेंट इनको स्टार्ट करना था। कौन सी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, अगेंस्ट ब्रिटिश। तो दोनों के बीच में यूनिटी नहीं है, ये सपोज करो कि ये मुस्लिम्स और ये हिंदूज, दोनों के बीच में देयर इज नो यूनिटी, बट कहने का मतलब हम लोग देखते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड हो जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, गांधी जी ने इस चीज को बोला कि बात बताओ, मैं भी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ अंग्रेज के अगेंस्ट में, तुम भी मूवमेंट किया हो अंग्रेज के अगेंस्ट में, तो अगर हम दोनों एक साथ यूनाइट हो जाए, ये दोनों मूवमेंट एक साथ आ जाए, ऐड हो जाए, और तब हम लोग एक साथ मिलकर इंग्लिश के ऊपर अटैक करें, इंग्लिश के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करें, मूवमेंट करें, तो इसका असर तो ज्यादा देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा देखने को। Yes, no, getting yes, no, everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपने क्या कि अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है, और ये होता है क्या कि कोलकाता सेशन। कोलकाता सेशन कब हुआ, ये सितंबर 1920, 1920 में ये मीटिंग हुई, जिसके बाद अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी जो थे दोनों एक साथ यूनाइट हो चुके थे कि चलो ठीक है, हम लोग एक साथ मिलकर तब कोई मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट मतलब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों यूनाइट हो चुके थे, किसके अगेंस्ट में, इंग्लिश के अगेंस्ट में। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी? आगे बढ़े? यस सर। सर मीटिंग कब हुआ था? मैंने मीटिंग आपको बताया क्या था, कि सितंबर 1920 ये कोलकाता सेशन, सितंबर 1920। बढ़े आगे, कैन वी गो फॉरवर्ड? यस सर। सर Yes, sir. एनसीएम मतलब क्या हुआ? क्या? एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम लोग उसी पे जाने वाले हैं। मैंने फिर से एक बार बताया देखो यहाँ पे कोलकाता सेशन, ये कोलकाता में मीटिंग होने वाला है कब, सितंबर 1920, ठीक है। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में क्या हुआ, तो इसमें एमजी मतलब महात्मा गांधी प्लस अली ब्रदर्स, ये दोनों यूनाइट होते हैं, और यूनाइट होकर इन लोगों ने डिसाइड करा, क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू लॉन्च, क्या लॉन्च करना था इन लोगों को, तो एमसीएम अब प्लस केएम, नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट किसके, इंग्लिश। चलो एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया पॉइंट? जस्ट नो फर्स्ट टाइम में सर डिसाइडेड टू के बाद क्या लिखे हैं? डिसाइडेड टू लॉन्च, मैंने इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग लॉन्च करेंगे क्या चीज, नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन गांधी का मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम लोगों का मूवमेंट था। सर, बोलो। ये खिलाफत मूवमेंट पे नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे? हाँ, सब लिखना है आपको। केएम का मतलब खिलाफत मूवमेंट, एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग लेटर। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या एग्जाम में आएंगे।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलकाता सेशन ये देखो कि कौन ये, और ये तुम्हारा मैप वर्क है। इसमें कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी? नो सर। नो सर। अब देखो कहने का पॉइंट क्या है, हमने देखा था क्या जिसकी देखो हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा था 1909 में, उस बुक में कुछ डिक्लेरेशन उन्होंने दिया था। एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा क्या कि हिंद स्वराज में था क्या चीज, क्या पॉइंट स्ट्राइक किया था गांधी जी ने? ओके श्रुति। According to this book, Mahatma Gandhi declared that if the British rule over India for a long time, then it was due to Indian cooperation with them. If India wanted to freedom, then Indians would break all the cooperation with them. ओके वेरी गुड। तो आपने क्या देखा क्या जिसकी हिंद स्वराज में गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि भाई साहब अगर लंबे समय तक इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया है तो ये क्यों, क्योंकि हमारे देश के लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, और वास्तव में अगर हिंदुस्तान को आजादी चाहिए तो सबसे पहले उनके पास कॉपरेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, उनका सपोर्ट बंद करना पड़ेगा, जो जिसके वजह से उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, एंड दे विल क्या चीज हमारे देश को छोड़कर बढ़ाएगा बढ़ जाएगा और हमारे देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये हिंद स्वराज था। तो अब हम लोग टॉपिक जानने जा रहे हैं, क्या चीज ध्यान दीजिएगा आपने, हम लोग बात करने जा रहे हैं एमसीएम प्लस केएम, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट। 1921 में यह मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ध्यान देना। हम बात करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट कब जनवरी 1921 में स्टार्ट कर दिया गया था। फोकस। अब देखो ये जो नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत का मतलब समझो क्या है। नॉन कोऑपरेशन मतलब महात्मा गांधी है, नॉन कोऑपरेशन का मतलब गांधी जी, और प्लस खिलाफत मूवमेंट का मतलब अली ब्रदर। ये दोनों यूनाइट होकर तब अंग्रेजों के केस में ये मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फोकस कीजिएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये चार जगह पे अलग अलग तरीके से टेक प्लेस करता है। फोकस करना। सबसे पहले ये मूवमेंट हुआ कहां पे, नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट की बात करो, सबसे पहले ये मूवमेंट टाउन में हुआ। ठीक है, डन। सेकंड बात करेंगे हम लोग कंट्री से। ओके, थर्ड स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग फॉरेस्ट, एंड फोर्थ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्लांटेशन। तो ये चार पॉइंट अलग अलग तरीके से हम लोग को डील कर रहे हैं। फोकस कीजिएगा। और एक और मैं आपके इंफॉर्मेशन पे बता दूं, ये चार में से एक क्वेश्चन में 5 नंबर का एग्जाम आता है। 5 मार्क्स की एक क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का कोई भी इन चारों में से एक पॉइंट आपको आ जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्क्राइब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, कंट्रीसाइड, फॉरेस्ट, प्लांटेशन, कोई भी एक पूछ देगा। 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये चारों टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे आपको। तो चलो हम लोग पहले बात करेंगे टाउन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये टाउन। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, मतलब कि जो ब्रिटिश का कोऑपरेशन आप कर रहे हो उस कोऑपरेशन को ब्रेक करो। दैट वाज कॉल्ड एज नॉन कोऑपरेशन। तो इस मूवमेंट ने सबसे पहले कहां पे टेक प्लेस किया, टाउन में किया। ध्यान दीजिएगा, तो टाउन में किया। तो देखो यहाँ पे पहला स्टार। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं, फोकस कीजिएगा। इसके नोट्स भी आप लोग लिखते जा रहे हो। मैं जो पॉइंट लिखाऊंगा समझ लो कि ये सेम आपका एक नोट्स भी चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन टाउन मिडिल क्लास पीपल, मिडिल के पीपल है, PEOPLE, थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मिडिल क्लास पीपल took place। ठीक है, इन टाउन मिडिल क्लास पीपल took place in
द एनसीएल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो इसमें सबसे पहले आपने देखा था कि टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, स्टूडेंट्स, इन लोगों ने क्या किया, तो लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया भाई ब्रिटिश। गांधी ने बोला कि विदेशी, गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी ने बोला कि विदेशियों को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना। तो सपोर्ट नहीं करे तो हम उसके स्कूल में क्यों पढ़ेंगे। डॉक्टर ने बोला हम उसके हॉस्पिटल में काम क्यों करेंगे। एडवोकेट ने बोला हम उसके कोर्ट में काम क्यों करेंगे। तो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्या किया, उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो लेफ्ट, तो टीचर्स या स्टूडेंट को जब उन लोगों ने लेफ्ट किया, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या फिर तुम्हारे कोर्ट्स, जो इंग्लिश कोर्ट्स जो भी थे वो सबको उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हमको तुम्हारा काम नहीं करना। फिर क्या हुआ भैया, ध्यान देना, अब ये तो बिजनेसमैन लोग, मतलब ये तो प्रोफेशनल लोग हैं जिन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। हम लोग जैसे कॉमन पीपल ने क्या किया, तो हम लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स हम लोगों ने बॉयकॉट किया एंड यूज, और क्या यूज करने शुरू कर दिया हम लोगों ने, खादी क्लॉथ्स। भैया खादी क्लॉथ का यूज करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ध्यान देना। फिर क्या हुआ, एक साल के अंदर, विदिन अ सिंगल ईयर, प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश went down from 102 crore to 57 करोड़। मतलब जो ब्रिटिश का 102 करोड़ का फायदा होता था एक साल में, वो कितने पे चला गया, 57 करोड़ पे चला गया। मतलब सेम 50% पे चला गया उसका प्रॉफिट। फिर क्या हुआ भैया, लेकिन ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। प्लस बहुत सारे लोगों ने अपने सरनेम को भी रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जिसमें ब्रिटिश से बहादुर, ये वो अलग अलग टाइटल दे रखा था। सारे टाइटल को हम लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, हमको तुम्हारे किसी भी कोई किसी मतलब हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये मूवमेंट स्लोली क्या हो गया, स्लोली ये एनसीएम जो था वो क्या हो गया, सप्रेस्ड इन टाउन। क्यों भाई टाउन ऐसा क्या हुआ कि टाउन में मूवमेंट खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वर बिलो पॉवर्टी लाइन, जानते हो ना। They were not able to afford the expensive rate of khadi cloth. So they started to use इंग्लिश क्लॉथ, इंग्लिश का यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, फोकस करेगा, इंडियंस did not have any option, so they joined British services once again। तो ये है आपका 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, एनसीएम इन टाउन। तो पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या करा कि सपोज करो कि नॉन कोऑपरेशन इन नॉन को देखो, अगर लिखने के लिए क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, लिखेंगे कैसे, कैसे पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। देखो स्टार वाइज में बता रहा हूं, देखो पहला स्टार लिखोगे आप लोग,
कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज launched by Mahatma Gandhi in 1921. पहला करोगे फिर सेकंड स्टार्ट. In this movement, Mahatma Gandhi asked Indians to boycott all the foreign goods together with their services. Point number 3. This movement first of all took place in town. It started by middle class people. Then third, for fourth line, fourth star. In this movement, students, teachers left their school. Doctors, advocates left their services from government hospitals and courts. Remove कर दिया. दूसरी तरफ भी the Indians started to put all the foreign goods on bonfire. मतलब हम लोगों ने उसमें आग लगाना शुरू कर दिया. And started to use खादी clothes, स्वदेशी goods use करना शुरू कर दिया. 6 लाइन 7वां लाइन. The profit of British, which was 102 crore, went down. कहाँ पे 57 करोड़. मतलब 102 से आप 57 करोड़ पे पहुंच गए. मतलब 50 एक साल में 50% पे चले गए. एक साल और वेट कर लेते, जियो से जो विकास करते थे हो सकता था, बट पेशेंस नहीं है हमारे लोगों के पास. खैर आगे चलिए. बट अब मूवमेंट स्लो डाउन हो गया. ये तो 7 स्टार लिखा आपने. क्या मूवमेंट में क्या क्या हुआ? हम लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. टाइटल्स गिवन बाय क्या थे? ब्रिटिश. उसको भी हम लोग एक लाइन लिख सकते हो, ज्यादा हो जाएगा, इतना कम रखो. अब होगा सप्रेशन ऑफ मूवमेंट. क्यों सप्रेस हुआ? तो पहला पॉइंट, इंडियन, अब सपोज करो कि हम लोग स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, हम लोगों ने ब्रिटिश स्कूल को छोड़ दिया. चलो ठीक है, तो कोई दूसरा ऑप्शन भी तो चाहिए हमारे पास. स्टूडेंट कब तक स्कूल छोड़ के बैठा रहेगा, चाहे कोरोना पैंडेमिक हो या फिर कोई हो. तो कहने का मतलब हमारे पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं थे. We Indians did not have any other option. That's why under pressure we had to join British services once again. दूसरी तरफ खादी क्लॉथ्स very expensive. Khadi cloth were very expensive, and as you know that most of the population of our country was below poverty line. They were unable to afford expensive khadi cloth. While at the other side, British clothes were cheap. Therefore, they started to use British clothes once again. और इस तरीके से धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था पूरी देर के फिर स्लो डाउन हो गया, खत्म हो गया, सप्रेस हो गया टाउन से. तो स्टूडेंट, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? लास्ट लाइन सर. लास्ट लाइन में लिखा है कि इंडियन डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो दे स्टार्टेड टू जॉइन ब्रिटिश सर्विसेज वंस अगेन. फिर से उन लोगों ने ब्रिटिश सर्विस. टॉपिक आपके दिमाग के अंदर एंटर कर गया ना, ये मेरे को बताओ. यस सर. पहला समझना है. अब मैंने जो टॉपिक आपको बताया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, अब इस टॉपिक को कितने स्टूडेंट जो एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेज जो है फास्ट. 20 स्टूडेंट्स हैं शायद, अकॉर्डिंग टू 20 में कितने स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके ओके. आशीष कुमार. Sir, the movement started with middle class participation in these cities. Thousands of students leave government schools and colleges. Headmaster resigned, and lawyer give up. Lawyer left their courts, and the council election were boycotted. Foreign goods were boycotted. Foreign clothes burned into hog bonfire. The import of cloths between 1921 to 1922 decreases, the value of dropping from rupees 102 crores to rupees 57 crores, and Indian started wearing Indian clothes. The khadi cloths was often more expensive than British cloths, so poor people could not afford to buy it. The boycott of British institution posted a problem because India have no institution in that time, so student started to go British institution. Okay, next anybody? Ansuraj. Sir, in town, the middle class took place in the NCM. Teacher, doctor, and advocates resigned their school, colleges, and court. Boycott of foreign goods, and they used khadi cloth. Within a single year, the profit of British were down from 102 crore to 57 crore. Slowly, there was a suppression of NCM in cities.
and most of the population of a country below the poverty line cannot afford to buy khadi cloth, but they use English cloth. India did not have an option to join the NCM, and did not have an option to British once again they join. Okay, शिक्षा. This movement was started by middle class people of the town. In this movement, the middle class people boycotted foraging goods, cloths. Uh, by this boycott, the income of the British was very low, and very low, and again, and last Indian have no any other option, so they again join British services, and khadi was very expensive, so they use English cloth. That's all, sir. Shruti. Non-cooperation movement was introduced by Mahatma Gandhi. In this movement, middle class was leading. In this movement, Mahatma Gandhi asked Indians to boycott all foreign goods with their services. Student teachers left their schools, advocates and doctors stopped practices in English courts and hospitals. Indians put all foreign goods on fire. They started to use khadi cloths. Within a year, the profit of English went down 102 crore to 57 crore. Failed in NCM due to some reasons. Due to lack of option, Indians started to use British cloth once again. Most of the population of our country was below poverty line. They were unable to afford the expensive rate of khadi. Therefore, they started to use the British cloths once again. Once again, Indians started to use British cloths because most of the population of our country was below poverty line and they didn't have any other options. So some professionals started to join British services once again. तो ये सारे तो पॉइंट्स हम लोग के, चलो ठीक है स्टूडेंट, इसमें से मेरे को बताओ कितने स्टूडेंटों को ये टॉपिक समझ में, बिकॉज ये टॉपिक पे विशेष फोकस करना, बिकॉज 4 में पे 1% भैया का इंपॉर्टेंट आ जाता है, भैया 1%. ये चारों जो पॉइंट है, चलो अभी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन हम लोगों ने करा, इसमें कोई ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम? एनीवन? यस सर. बोलिए. सर समझ नहीं आया. पूजा, ओके, समझो. देखो पूजा, मैंने बताया कि सबसे पहले तो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि ये बताओ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत किसने करी? बोलते जाओ. पूजा, आर यू गेटिंग? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत किसने करी? ध्यान देना, मैंने बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया किसने? महात्मा गांधी ने. चलो ठीक है. इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने क्या पूछा, क्या बोला लोगों पे, क्या डिमांड किया कि भैया ब्रिटिश क्लॉथ, ब्रिटिश सर्विसेज, ब्रिटिश से जुड़े हुए किसी भी तरीके के गुड्स या फिर सर्विसेज का यूज आपको नहीं करना है. यही डिमांड किया था. नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था? टू बॉयकॉट. इन दिस मूवमेंट महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियंस टू बॉयकॉट ऑल द फॉरेन गुड्स टुगेदर विद देयर सर्विसेज. किसी भी तरह के ब्रिटिश गुड्स प्लस उनके सर्विस को बॉयकॉट करो पूरी तरीके से. तो ये मूवमेंट टाउन में हुआ भैया. मिडिल क्लास हम लोग या फिर लोगों ने इसमें ज्यादा परसेंट में पार्टिसिपेट करा. तो इसमें क्या हुआ कि भाई हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग स्टूडेंट हैं, महात्मा गांधी ने बोला है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है. तो अंग्रेजों के अगर स्कूल में पढ़ोगे तो ये सपोर्ट अंग्रेज को कर रहे हैं हम लोग, तो उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे. टीचर्स हम लोग जैसे भाई गांधी जी ने बोला है हमको अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ाना. एडवोकेट, हमको अंग्रेजों के कोर्ट में काम नहीं करना. डॉक्टर, हमको अंग्रेजों के हॉस्पिटल में वर्क नहीं करना. गेटिंग? तो हम लोगों ने इस तरीके से किया. दूसरा पॉइंट, हमारे देश के अदर पीपल, उन लोगों ने बोला कि भाई ब्रिटिश के क्लॉथ्स को भी यूज नहीं करना, ब्रिटिश के गुड्स को यूज नहीं करना. हम लोगों ने क्या किया? होली का दहन देखो ना, दशहरा, होली के टाइम में, होली के दिन पहले स्वागत जलता हमारे यहाँ. तो हमने क्या किया? जितने भी विदेशी सामान थे उन सबको इकट्ठा करा और सब में पाया. मतलब
we put all the foreign goods on bonfire, हमने होलिका दहन किया, हम लोगों ने foreign goods का मतलब उसको जलाया, और हमारे देश का जो स्वदेशी क्लॉथ था क्या थी, खादी क्लॉथ, हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया। मतलब एक साल के अंदर विद इन अ सिंगल ईयर जो ब्रिटिश का प्रॉफिट 102 करोड़ मतलब 100 करोड़ होता था, वो लगभग तुम्हारा 57 करोड़ मतलब 50% पे चला गया उनका प्रॉफिट। दूसरा, बट ये मूवमेंट स्लोली फेल कर गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मूवमेंट को सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो सपोज करो कि कहने का मतलब है कि इंडियंस जो वर्क है, सपोज करो कि स्टूडेंट हम लोग हैं, हमें एक साल स्कूल छोड़ के बैठ गए, दूसरे साल क्या करेंगे? तो कहने का मतलब इंडियंस का इंडियन भारत का अपना इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो अंडर प्रेशर हमको फिर से वहां पे जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ब्रिटिश के पास जो इंडियंस थे उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, कोई कोर्ट अलग नहीं है, तो वकील क्या करेगा? फिर कोर्ट ज्वाइन करेगा। दूसरा हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर क्या करेगा? हॉस्पिटल ज्वाइन करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे देखे जा रहे थे, फिर हमने ज्वाइन किया। दूसरी तरफ हमारे देश का जो पॉपुलेशन था बिलो पॉवर्टी लाइन, 90% लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे। दे वी आर अनेबल, खादी क्लॉथ बास्केट में कितने रुपए आते हैं? एक्सेप्ट मी 100 में रहेगा तो 100 में 1% लोग खादी क्लॉथ का यूज करते हैं आज के डेट में। उस समय तो गरीबी थी बहुत ज्यादा, भाई साहब मैंने देखा है इतनी गरीबी के लोग सफर करते थे उस समय, ठीक है। तो कहने का पॉइंट क्या था कि उस समय इतनी गरीबी आपके देश के अंदर, और उस समय बोल रहे हो क्या कि भाई साहब सब खादी क्लॉथ का यूज करो, तो क्या पॉसिबल था क्या? अब आज के डेट में अगर हम लोग बोल देंगे चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, चलो ठीक है बॉयकॉट कर दिया, तो चाइना के प्रोडक्ट को अगर बॉयकॉट करते हो इंडियन प्रोडक्ट को उस रेट पे तो मार्केट में लाना पड़ेगा ना। अब सपोज करो कि जो स्मार्टफोन आपके यहाँ इंडिया में जो इंडियन कंपनी 15 से 20 हजार में जो फीचर देगी, वो चाइनीज कंपनी आपको 7 से 8,000 का फीचर दे रही है। तो चलो एक तरफ आप बोल रहे हो बॉयकॉट कर दो, तो चलो बॉयकॉट कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? अब इंडियन सामान का यूज करो, तो 20-25 हजार का मोबाइल यूज करिए, कोई भी सामान, कोई भी विदेशी सामान को अपने देश को कंपेयर करो, वो सस्ते होते हैं हम लोगों की अपेक्षा। तो आप लोग हम लोग तो खरीद सकते हैं, चलो हम लोग तो चाइना का बॉयकॉट करके, एक बंदा जो रिक्शा चलाने वाला जो बंदा है वो रोज रिक्शा चलाता है, 200-300 रुपए अर्निंग करता है, और 300-400 अर्निंग करके आप बोले कि इंडियन का खादी क्लॉथ यूज करके पहनो और भारत की कंपनी का मोबाइल यूज करो और बच्चों को स्मार्ट क्लास दिलवाइए, पॉसिबल है? तो आपने क्या लगा, हमने क्या बताया कि सपोज करो कि इंडियन जो थे वो जो गरीब थे, गरीब का मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो गरीबी थे, और हमारे पास वो मनी पावर नहीं था जिसकी वजह से हम लोग अफोर्ड कर सकते थे वो खादी क्लॉथ का एक्सपेंस। जबकि दूसरी तरफ क्या था, ब्रिटिश क्लॉथ जो थे वो क्या थे? चीप थे, तो दैट्स व्हाई लोग फिर उसको यूज करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से ये मूवमेंट धीरे धीरे आपके टाउन में खत्म हो गया। बॉयकॉट का मतलब होता है विरोध करना, बॉयकॉट वो मत मैंने बॉय मैंने लड़का कट मतलब काटना है, वो मैंने बता रहा हूँ। बॉयकॉट एक ही में होता है, ऐड हो जाता है, उसका मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट। अब बताओ स्टूडेंट समझ में आपको पूजा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम? सर आ गई समझ में। डन? आयुषी आयुषी को समझ में आया? यस कि नो? क्या नहीं समझ में आया आयुषी, बोलो तो मेरे को। आयुषी अनम्यूट हो जाओ तुम। यस सर। चलो बोलो क्या समझ में नहीं आया, मैं जो पूछ रहा हूँ मेरे को बताते जा रहा है, ठीक है? चलो मैंने बता, चलो ये बताओ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया? महात्मा गांधी। चलो ठीक है, इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने क्या डिमांड किया? सर यही समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी ने बोला, सपोज छोड़ो भाई एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल अगर सपोज करो कि गांधी जी का स्टेटमेंट था कि भाई वायलेंस का यूज नहीं करना है। अब एक छोटा एग्जांपल देखो, अगर कोई दुकान सामने आपके सामने दुकान है कोई, अगर उसको डैमेज करना है तो आप क्या करो, उससे लड़ाई झगड़ा ना करो, क्या करो कस्टमर को कि भाई इसके आप सामान मत खरीदो। तो एक दिन नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कस्टमर नहीं जाएंगे, तो वो दुकानदार 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन देखेगा, छठे दिन क्या करेगा? दुकान को घर चला जाएगा, तो यही ना करेगा आयुषी? यस सर।
तो हमारे महात्मा गांधी ने बोला कि जो विदेशी जो भी सामान है उसको यूज मत करो। तो क्या होगा कि वो नुकसान में जाएंगे, नुकसान कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कि वो यहाँ पे छोड़ के निकल लेंगे। अंग्रेजों की बात न मानो, अंग्रेजों के सर्विसेज को यूज ना करो, उसके यहाँ कोई मतलब किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सपोर्ट ना करो, ये डिमांड किया था गांधी जी ने। आयुषी आर यू गेटिंग? अनम्यूट करके रखो अपने को। गेटिंग? यस सर। अब अगर मैं पूछूं आयुषी की बताओ कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या डिमांड किया था, क्या बोलोगे? उन्होंने क्या डिमांड किया था? तो डिमांड किया था पहला कि विदेशी सामानों का यूज मत करो और उनके सर्विसेज में किसी भी तरीके से उनका सपोर्ट मत करो, यही ना डिमांड था? यस सर। ये समझ में आ गया? हाँ। चलो, अब कहने का मतलब है कि ये मूवमेंट जब टाउन में स्टार्ट होता है तो सबसे पहले टाउन में जो मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों ने इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा। तो इसमें आपने कहा था कि गांधी जी ने क्या बोला कि ब्रिटिश सर्विस को बॉयकॉट करो। तो ब्रिटिश सर्विस का मतलब जैसे में स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कोर्ट्स हो गए, अब यही ना है ब्रिटिश सर्विस। तो इसको हमें बॉयकॉट करना। तो जितने भी लोग थे जो इन सारे सर्विसेज में इंडियन जुड़े हुए थे सब इसको छोड़ के आगे हट गए। बोले कि अब गांधी जी ने बोला भाई हम आपके पास सपोर्ट नहीं कर सकते, सारे सर्विस को छोड़ के हट गए। कोई दिक्कत आयुषी? नो सर। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग कैसे लोग, अब हमने बोला हमको क्या करना चाहिए। तो गांधी जी ने ये भी बोला कि ब्रिटिश गुड्स का यूज मत करो, अपने देशी क्लॉथ का यूज करो, देशी गुड्स का यूज करो। चलो ठीक है, तो क्या करना है? तो हमने क्या किया, विदेशी जो भी सामान थे उन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इकट्ठा करके क्या करना, जलाना शुरू कर दिया सबको कि बॉयकॉट ऑल द फॉरेन गुड्स, सारे विदेशी सामानों को बॉयकॉट करो। और हमारे देश का अपना कपड़ा क्या था, खादी क्लॉथ, सब लोग उसको यूज करने लगे। आयुषी आर यू गेटिंग? जी सर। चलो ओके। अब क्या हुआ कि टोटल प्रॉफिट ब्रिटिश का जो एक साल में लगभग 102 करोड़ होता था, वो प्रॉफिट कहां से कहां चला गया? 102 करोड़ का 50 से। सपोज करो कि एक दुकानदार के पास अपने सारे कस्टमर को हटा दिया कि भाई कस्टमर उससे मत जाओ, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? आयुषी अनम्यूट मैंने बोला रखना अपने को। प्रॉफिट उसका बढ़ेगा कि घटेगा? क्या बोले सर? मैंने बताया कि अगर आपने कस्टमर्स को हटा दिया, कस्टमर्स को बोला कि उस दुकान के अब V-Mart पे कोई नहीं जाएगा कपड़ा खरीदने, चलो हटो यहाँ पे, तब V2 V3 V4 V5 में जाओ। तो V2 जो है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। मैंने बताया कि सपोज करो कि आयुषी ने सारे कस्टमर, सारे लोगों को रोक दिया, चलो आप में से कोई भी V-Mart में नहीं जाएगा कपड़ा खरीदने, दूसरी जगह पे जाइए, V2 3 4 5 जो भी है। तो V-Mart जो है, V-Mart का जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है कि घटने वाला है आयुषी? तो घटने वाला है। घट रहा है। तो उसी तरीके से जब हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिश को गुड्स को यूज करना बंद कर दिया, ब्रिटिश के सर्विसेज को बंद कर दिया यूज करना, तो ब्रिटिश का जो प्रॉफिट टोटल 102 करोड़ था वो कहां पे चला गया? 57 करोड़, मतलब 50% पे चला गया प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन धीरे एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, मूवमेंट खत्म होने लगा। रीजन क्या था कि सपोज करो कि इस समय ना आप देखते हो कि भाई ये स्कूल छोड़ेंगे तो वो स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, वो स्कूल छोड़ेंगे तो तीसरा ज्वाइन कर लेंगे, तीसरा ज्वाइन करेंगे, चौथे स्कूल ज्वाइन करेंगे, स्कूल पूरे जगह पे। बट उस समय क्या सिचुएशन था कि उस समय टोटल जो स्कूल थे वो ब्रिटिश स्कूल हैं। तो स्टूडेंट एंड टीचर जो ब्रिटिश स्कूल को छोड़ दिए हैं, तो एक साल तक उन लोगों ने वेट किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो कब तक वेट करेंगे, पढ़ाई कब तक रोकेंगे? पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर से क्या किया, ब्रिटिश सर्विस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। डॉक्टर एक साल तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के रखे हैं, एडवोकेट एक साल तक कोर्ट छोड़ के रखे हैं, कब तक और रखेंगे? तो उन लोगों ने क्या किया, फिर से स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आपने देखा है कि हम लोगों ने ब्रिटिश क्लॉथ्स को बंद कर दिया था यूज करना और इंडियन खादी क्लॉथ को यूज कर रहे थे। बट आपने देखा है कि इंडिया का जो खादी क्लॉथ है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज्यादा कॉस्टली। और हमारे देश का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे, बहुत ही गरीब, दो टाइम खाने का ठीक नहीं है, और खादी का क्लॉथ कहां पे हम लोग यूज करेंगे? तो पॉइंट आगे क्या होता है, पॉइंट क्या हुआ आगे कि हमारे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश जो क्लॉथ थे वो चीप थे, सस्ते थे, तो हम लोगों ने क्या करा
कि जो हम लोगों ने क्या करा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट किया कि भारत का जो खादी क्लॉथ था उसको हम लोगों ने लेफ्ट कर दिया कि भाई ज्यादा महंगा है, इसको यूज नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों ने ब्रिटिश क्लॉथ को यूज करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से स्लो स्लो करके ये मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, टाउन में लोग इंगेज हो गए फिर से ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। आईयूसी, आर यू गेटिंग? आईयूसी समझ में आया? अनम्यूट हो जाओ। ओके, बहुत लंबा समझा मैंने। और कोई, एनीबॉडी जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया? और किसी को अगर समझ, विश्वास टॉपिक समझ में आया? नॉन कोऑपरेशन इन टाउन। यस सर, आ गया सर। और कोई स्टूडेंट, ये 20 स्टूडेंट एक्स्ट्रा जुड़े हुए 20 में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में आया, हैंड को रेज करो। एनीवन? ओके, तो ये था टाउन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन। अब पूछो, डाउट पूछो, पूजा। Sir, why British government enacted Rowlatt Act? Why British government enacted Rowlatt Act on 21st March 1919? भैया इनका आंसर कौन देगा? रेज योर हैंड्स। कि ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट आपके देश के अंदर अप्लाई क्यों किया? 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तुम्हारा, 3 मार्क्स यू विल गेट। एनीबॉडी रेज योर हैंड? किसी को भी हैंड को रेज करो। रेज योर हैंड्स। ओके, निखिल यस सर। बोले, इनका आंसर दीजिए। इनका क्वेश्चन है, तो समझाइए आपने कि व्हाई डिड द ब्रिटिश इनैक्टेड, क्या चीज रॉलेट एक्ट इन सच ऑफ कंट्री? आंसर दो इनका। सर बिकॉज रॉयल एक्ट के थ्रू ये सप्रेस करना चाहते थे ऑल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में। और सर इन्वायरमेंट पॉल ऑफ ब्रिटिश थ्रू ये भी 2 साल के लिए, मतलब अगर इसको अप्लाई करने के बाद 2 साल की जेल हो जाती थी। ओके ओके, श्रुति बोले। Rowlatt Act was passed by English in 21st March. In this act, British suppressed all movements and revolutionaries. This act gave enormous power to the English, through which they could arrest anyone and keep them into jail for 2 years without any trial. विदाउट एनी ट्रायल। तो पूजा, बस सिंपल सा पॉइंट है कि कहने का पॉइंट है कि हम लोग देखते हो ना कि जब अगर सपोज करो कि अगर आग लगती है तो वहां पे जितने भी जल जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस होते हैं हम लोग उसको रिमूव कर देते, हटा देते हैं। भैया ये कम में आग में पकड़ के हटा गया, जल्दी से हटा दो। तो कहने का पॉइंट है कि जब रिवॉल्यूशन होता है या फिर मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन को करने के लिए आपने क्या रहा कि जो उसके कम्बस्टेबल सब्सटेंस थे वो कौन थे? पीपल थे। लोग उस मूवमेंट को पढ़ाएंगे। तो ब्रिटिश ने क्या करा? रॉलेट एक्ट को अप्लाई कर दिया 21 मार्च 1919 को। रीजन बस सिंपल सा था कि ब्रिटिश किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि मूवमेंट पूरी तरीके से स्प्रेड करे। और आपको मैंने ये भी बताया कि इस मूवमेंट ने इतना ज्यादा राइट दे रखा था ब्रिटिश को, मतलब समझ लो कि उन लोगों ने वही लेजिस्लेचर थे, वही लेजिस्लेचर थे, वही एग्जीक्यूटिव, वही जुडिशरी, सारे सिस्टम उनके हाथ में है। तो उन्होंने क्या करा कि रॉलेट एक्ट को अप्लाई करके उन लोगों ने टोटल के टोटल इनॉर्मस पावर अपने हाथों में ले लिया, और जिसके मदद से वो लोग जिसको मन करे, जिसपे होता था उनको डाउट, उनको कर देते वो लोग सोसाइटी से आउट, और उनको लेके क्या करना शुरू कर दिया? उन लोगों ने जेल के अंदर फिर बिना किसी ट्रायल का। सपोज करो, पूजा एक छोटा सा पॉइंट समझो कि आज के डेट में अगर आपको कोई अरेस्ट करने आए, पुलिस अरेस्ट करने आती है तो सबसे पहले अरेस्ट वारंट दिखाती है। बट उस समय ये रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि भाई साहब कोई अरेस्ट वारंट की बात नहीं। अगर अंग्रेजों को डाउट है कि ये बंदा मूवमेंट कर सकता है, अगर पूजा मूवमेंट कर सकती है, तो पहले पूजा को ले जाकर क्या करो? जेल के अंदर एंट्री कर दे 2 साल बिना कोई ट्रायल, कोई किसी तरह कोई भी सिस्टम का आपका काम नहीं करेगा। पहले जेल में 2 साल रहिए, उसके बाद में देखा जाए क्या है नहीं है। पूजा, आर यू गेटिंग? Yes, sir.
और कोई पूजा डाउट है क्या आपको? यस सर। इतना डाउट लेके आता भाई, पढ़ता सबसे बेहतरीन स्टूडेंट पूजा, प्राइज मिलेगा आपको, याद रखना। डाउट पूछेगा, पूछो डाउट अपना, अगला पूछो। सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कहने का छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने बताया था कि इकोनॉमिक कंडीशन की बात करोगे तो हमारे देश, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ कि सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देख लो कि सपोज करो कि मैं अर्निंग करने वाला आदमी हूँ, मैं अर्निंग करता हूँ जिससे मेरा फैमिली चलता है। छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश ने क्या किया, मेरे को कि भाई मेरे ऊपर दबाव दिया कि तुमको क्या करना है, ये सब काम बंद करो, किसी को चिट मत करो, ये बंदूक लो, चलो बॉर्डर पे जाके लड़ो। तो कहने का मतलब है कि मेरे को काम में भेज दिया, बॉर्डर पे चला गया, तो मेरे फैमिली का तो इकोनॉमिकल कंडीशन वो डैमेज हुआ। दूसरा उसने कि मेरे फैमिली के ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया, तो इससे क्या इकोनॉमिकल कंडीशन आपके देश का सुधरने वाला कि पूरा डैमेज होने वाला था? पूजा आर यू गेटिंग? सर नहीं समझ आया आप क्या मैंने आप देखो पूजा, मैंने क्या फिर समझो, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार के समय आपके देश के जो लोग थे उनके ऊपर ब्रिटिश ने क्या किया, फोर्स किया, किस चीज के लिए कि भाई साहब आप लोग टैक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए। तो टैक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए का मतलब क्या हुआ, ये तो क्लियर है कि इकोनॉमिकल बर्डन आपके देश के लोगों के ऊपर पड़ने वाला था। दूसरा उन लोगों ने क्या किया कि आपके देश के लोगों के ऊपर फोर्स किया कि आप ये सारा काम बंद करो, चुपचाप करके आर्मी को ज्वाइन करो, और आर्मी ज्वाइन करके कहां पे, बॉर्डर पे आप जाइए। तो कंडीशंस क्या है कि हमारे घर का, हमारे फैमिली का जो अर्निंग पर्सन उसको आपने बॉर्डर पे भेज दिया, और प्लस हमारे घर के ऊपर आपने डबल ट्रिपल 4 गुना टैक्स बढ़ा दिया। तो इससे आपके देश का इकोनॉमिकल कंडीशन का क्या होगा, पूरा क्रिटिकल सिचुएशन में था। मतलब हमारे देश का इकोनॉमी कुछ था ही नहीं। अभी जैसे में अभी चल रहा है ना, अभी आपने देखा कि आपके देश का जो जीडीपी है लगभग -23 पे है, तो सिर्फ इससे भी डैमेज था उस समय का सिचुएशन पूरी तरीके से, किसी तरह का। और प्लस दूसरा और जाओ, मैंने बोला था क्या कि अकाल, जो फैमिन, जो अकाल की समस्या थी, जिससे कि क्रॉप फेलियर भी आपने देखा, वो भी आपने देखा कि हमारे किसान जो थोड़े पे हेल्प करने वाले थे उनका भी क्रॉप फेल कर गया। तो मतलब लाखों की संख्या में लोग स्टार्वेशन से मर रहे थे, सिचुएशन पूरी तरीके से डैमेज था। तो ये पॉइंट है आपका। पूजा आर यू गेटिंग? यस नो? यस। तो ये तो पॉइंट अलग हो गया। आपको ये समझ लेना है कि वर्ल्ड वार के समय क्या था कि ब्रिटिश सेक्टर का आपके ऊपर दबाव दे रहा है, आपके लोगों को आर्मी में जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, क्रॉप फेलियर हो गया। तो क्लियर है कि आपका इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरह से डैमेज हो रही है, उसमें तो कोई फंड था ही नहीं। यस कि नो? यस। और कोई डाउट? नो सर। एनीबॉडी? सब, एवरीवन? मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी को भी कोई डाउट? नो सर। एवरीबॉडी? एनीवन? ओके, नंबर 6 क्या आयुषी, क्या नंबर 6 ये पूछो, क्या नंबर 6? नहीं सर। अच्छा चलो, आयुषी को भी समझ में आ गया पॉइंट। चलो अब बैक से हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक किया, मैं छोटा सा अभी तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर से एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे क्वेश्चंस में आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बीटीआई हो जाता है, क्या जिसकी इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया क्या हुआ था, तो ये सब सिस्टम आपने देखा। सेकंड जो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान देना, हम लोगों ने देखा था कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी का जो आइडिया दिया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड मैंने बोला था मैकफोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका, 16, 17, 18 तीनों का जो महात्मा गांधी का मूवमेंट था वो कहां कहां हुआ। तो 16 कहां पे, चंपारण बिहार। 17 एनीबॉडी? 17 खेड़ा सर। खेड़ा गुजरात। ओके 18 अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। ओके, तो ये तीनों मूवमेंट आप देख लोगे। इसके बाद स्टूडेंट आगे चलोगे तो एक छोटा और हम लोग स्टेप लेंगे, ठीक है। तीनों मूवमेंट को सफलता मिली और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने अप्लाई कर दिया क्या पॉइंट, रॉलेट एक्ट भैया। तो रॉलेट एक्ट में आपको अभी हम लोगों ने फीचर्स उसका डिस्क्राइब किया कि भाई ब्रिटिश को मिल गया ये राइट कि जिसके ऊपर डाउट होता था उसको लेकर जेल के अंदर वो एंट्री करा देता, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। अब इसके अगेंस्ट में गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था मूवमेंट,
ये भी बताया गया था, जिसकी वजह से 6 अप्रैल को हड़ताल, 10 अप्रैल को कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद अमृतसर में क्या लगता है, मार्शल लॉ लगता है, और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 घटना घट जाती है। छोड़ा भाई यहाँ पर वेट, नोबडी विल स्पीक। चलो यहाँ पे संचिता शाही, अपने को अनम्यूट कर लेना, संचिता अपने को अनम्यूट करना। ये मेरे को बताओ कि जालियांवाला बाग घटना किस स्टेट में घटा। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन, संचिता अनम्यूट करके बोलना। 4 ऑप्शन, पहला बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। संचिता, संचिता ओके चलो ठीक है, अमृतसर में। तो ये पॉइंट आप देख लोगे। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम लोग कहां चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जालियांवाला बाग के बाद अगला घटना हम लोग चलेंगे कहां पे, तो मैंने आपको बता दिया खिलाफत मूवमेंट की बात की मैंने। खिलाफत मूवमेंट आपने देखा क्या चीज थी, कहां पे खिलाफत मूवमेंट में आपने देखा कि बॉम्बे 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई, किसके द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा। टारगेट क्या था, खलीफा को सेव करना। खलीफा कौन था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ क्या था, इस्लाम। और इस मूवमेंट को याद रखना, खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी शो द खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट मुस्लिम। इन लोगों को यूनाइट करने के लिए, क्यों, बिकॉज आपने देखा खिलाफत मूवमेंट भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी स्टार्ट करने वाले थे वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में था। तो कहने का मतलब है कि दुश्मन का दुश्मन क्या, दोस्त। तो यहाँ पे आपने क्या पॉइंट देख लिया, ये दोनों यूनाइट होते हैं। यूनाइट होने के बाद क्या चीज, जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये मूवमेंट 4 जगह पे अलग अलग, ये चारों वीवीआई क्वेश्चन 5 पार्ट्स के कोई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलता ही है। तो मैंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन, एनसीएम इन कंट्री साइड, एनसीएम इन फॉरेस्ट एंड एनसीएम इन प्लांटेशन, इन चारों में से एक क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखिएगा। और जिसमें हम लोगों ने टाउन के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगला एक टॉपिक था, एक अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर ये क्वेश्चन दे दिया कि नेम द राइटर ऑफ हिंद स्वराज, नेम द राइटर ऑफ हिंद स्वराज, चैट में जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट। ओके, महात्मा गांधी। चलो, इन विच ईयर दिस बुक वाज रिटन, फास्ट। एक्सीलेंट। ओके चलो, इतना तो सही है। अब ये बता दो कि इस बुक में गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया था, डिक्लेरेशन क्या था गांधी जी का। ये बुक लिखने का मेन ऑब्जेक्ट, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू राइट डाउन, क्या चाहिए, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो गांधी ने लिखा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटो क्या था। इस किताब को लिख के गांधी जी क्या लोगों को समझाना चाहते थे। एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। आशीष। In famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that English ruled over India over long time. It was only because had survived because of the cooperation of India with British. If India wanted freedom, India could have to break all cooperation with British. ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही है। तो ये आपने क्या करा, तो यहां तक हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन तक हम लोगों ने वर्कआउट किया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करो, घर पे थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, और उसके बाद हम लोग फिर अगले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, इन फॉरेस्ट एंड इन प्लांटेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। कुछ पूछना, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। कुछ पूछना आप लोग को? ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास।